आखिर क्यों ये महिला सबके सामने ये पुलिस को क्यों मार रही है? आइए जानते हैं। जयपुर शहर से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर पक्की सड़कों और ऊंची इमारतों से दूर ईंट भट्टे के पास एक छोटी सी बस्ती थी। ये बस्ती उन मजदूरों की थी जो शहर के बड़े बड़े निर्माण कार्यों में पसीना बहाते थे। इसी बस्ती में 28 साल का सूरज अपनी पत्नी रीना और 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। सूरज एक कुशल राजमिस्त्री था। उसके हाथों में जादू था। वो ईंटों को ऐसे जोड़ता था कि दीवारें नहीं कलाकृतियां बनती थीं। उसका सपना था कि वो अपने गांव में एक छोटा सा घर बनाए ताकि उसकी बेटी धूल भरी बस्ती की बजाय हर सुबह हरियाली और साफ हवा में जागे। उसने अपने सपने के लिए कई सालों तक पाई पाई जोड़ी थी। उसकी बचत का एकमात्र ठिकाना उसकी पत्नी रीना की पुरानी फटी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली थी। एक दिन शाम को काम से लौटकर सूरज ने पोटली खोली। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो जी, इस महीने हमने जो 5,000 रुपए बचाए हैं उन्हें मिला दें तो अब हमारे पास कुल 80,000 रुपए हो गए हैं। बस थोड़े और, फिर हम जमीन खरीद सकते हैं। सूरज की आंखें चमक उठी। बस 2 महीने और रीना, फिर गुड़िया को गांव के अच्छे स्कूल में डालूंगा। अगले दिन सुबह जब सूरज काम पर जाने के लिए अपनी साइकिल उठा रहा था, तभी एक पुरानी धूल भरी एसयूवी उनकी बस्ती के मुहाने पर आकर रुकी। गाड़ी से एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी उतरा। ये था गंगाराम गुर्जर, इलाके का सबसे बड़ा और दबंग ठेकेदार। उसके चेहरे पर हमेशा एक एरोगेंस और क्रूरता का भाव रहता था। उसके पीछे पीछे 2 स्थानीय गुंडे भी थे। गंगाराम सीधा सूरज की झोंपड़ी के पास आया और उसे देखकर उपहास भरी हंसी हंसा। ओए सूरज, सुना है तू आजकल बड़े सपने देख रहा है, खुद का घर बनाएगा। गंगाराम की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पत्थर जमीन पर घिस रहा हो। सूरज सहम गया। जी ठेकेदार साहब। ठेकेदार नहीं, मालिक बोल। गंगाराम गुर्राया। मुझे पता चला है कि तुम लोग मेरे काम को छोड़कर दूसरे ठेकेदार से काम लेने की सोच रहे हो, और ये भी कि तुम लोगों ने कुछ पैसे बचाए हैं। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी मेहनत और गोपनीयता अब खतरे में थी। नहीं मालिक, हम आपका काम कैसे छोड़ सकते हैं? पैसे, वो तो बस थोड़े से हैं। गंगाराम ने एक गुंडे की तरफ इशारा किया। उस गुंडे ने तुरंत रीना के हाथ से वो फटी साड़ी छीन ली और पोटली को नीचे गिरा दिया। पोटली खुलते ही अंदर से नोटों का एक बंडल जमीन पर बिखर गया। गंगाराम ने नोटों की तरफ देखा। उसकी आंखों में लानच तैर गया। वाह, 80,000 रुपए, ये तो बहुत अच्छा माल है। उसने ठहाका लगाया। रीना की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, ये हमारी बेटी के भविष्य के लिए है, प्लीज इसे मत लीजिए। सूरज ने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोला, मेरी मदद कीजिए। आप मेरा इस महीने का काम का पैसा काट लीजिए, लेकिन ये बचत मत लीजिए। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रख रहे थे। गंगाराम ने सूरज को जोर से धक्का दिया। जान से ज्यादा? तुम्हारी जान की कीमत ही क्या है बे? सुन, ये पैसा अब मेरा है। ये तुम्हारी गुस्ताखी की कीमत है जो तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे थे। उसने नोट उठाए और अपने जेब में ठूंस लिए। और अगली बार इस इलाके में किसी और ठेकेदार का काम किया या मुझसे जुबान लड़ाई तो ये झोंपड़ी नहीं, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। गंगाराम ने धमकी दी और अपने गुंडों के साथ अपनी एसयूवी में बैठकर धूल उड़ाता हुआ चला गया। सूरज और रीना जमीन पर गिरे हुए बेबस अपनी सारी मेहनत को छीनते हुए देखते रहे। गुड़िया रोने लगी। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसका सपना एक पल में बिखर चुका था। उसी दिन शाम को शहर की डीएम डॉक्टर आरुषि वर्मा शहर के एक प्रमुख निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर रही थीं। आरुषि एक युवा, कर्मठ और निडर प्रशासनिक अधिकारी थीं, जो अपनी ईमानदारी और त्वरित न्याय के लिए जानी जाती थीं। साइट पर मजदूरों की निराशाजनक हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कुछ मजदूरों से बात की और तभी किसी ने दबी आवाज में गंगाराम गुर्जर की क्रूरता और गुंडागर्दी के बारे में बताया। उन्हें विशेष रूप से सूरज और उसके बचत छीने जाने की घटना का पता चला। आरुषि ने तुरंत अपने कार्यालय में लौटने के बजाय अपनी गाड़ी उस बस्ती की ओर मोड़ दी। जब वो सूरज की झोंपड़ी के पास पहुंची तो सूरज और रीना को जमीन पर उदास बैठे पाया। आरुषि ने जमीन पर बैठकर उन्हें शांत किया। सूरज जी, मुझे पता चला कि आपके साथ क्या हुआ है। आपके पैसे छीने गए हैं, आरुषि ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। सूरज ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, मैडम, आप डीएम हैं, लेकिन गंगाराम से कोई नहीं लड़ सकता। वो बहुत बड़ा आदमी है। उसके पीछे नेताओं का हाथ है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ करेंगी तो हमारा और नुकसान होगा। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरा काम है आपको न्याय दिलाना। और ये सिर्फ पैसे वापस दिलाने की बात नहीं है,
ये आपके आत्मविश्वास और मेहनत के सम्मान की बात है। आरुषि ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही एएसआई प्रकाश मीणा को फोन किया। प्रकाश एक अनुभवी और तेज तर्रार पुलिसकर्मी थे। प्रकाश, मुझे गंगाराम गुज्जर के काले धंधों का सारा कच्चा चिट्ठा चाहिए। अवैध निर्माण, वसूली और मजदूर शोषण, सब कुछ। और हाँ, कल सुबह 10 बजे मैं उसी बस्ती के पास उसका इंतजार करूंगी। मेरे पास एक योजना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन सुबह गंगाराम गुर्जर अपने नए प्रोजेक्ट की साइट पर जा रहा था। तभी एएसआई प्रकाश मीणा ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के भेष में उसकी एसयूवी को रोक लिया। गुर्जर साहब, आपकी गाड़ी के कागजात चेक करने हैं और आपकी गाड़ी में कुछ अवैध निर्माण सामग्री होने की गुप्त सूचना है। गंगाराम को गुस्सा आया। कौन है बेटू? जानता नहीं मैं कौन हूं? अभी एक फोन घुमाऊंगा तो तेरी वर्दी उतर जाएगी, उसने धमकाया। वर्दी का डर नहीं है मालिक, प्रकाश ने शांत आवाज में कहा। डर तो कानून का है। गंगाराम को फांसता देख उसने तुरंत अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। ये लोकल विधायक शिवपाल सिंह का था। शिवपाल भाई साहब, ये डीएम आरुषि वर्मा मेरे पीछे पड़ गई है। एक सिपाही ने मेरी गाड़ी पकड़ ली है और ये मेरे पैसे भी छीनना चाहता है। प्लीज कुछ करो, गंगाराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उधर डीएम आरुषि वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी में गंगाराम के पास पहुंची। गंगाराम साहब, मुझे विधायक जी का फोन आया है। उन्हें भी पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं। आरुषि ने जानबूझकर गंगाराम को उलझन में डालने की कोशिश की। हाँ मैडम, विधायक जी मेरे साथ हैं। ये सब आपकी बदले की भावना है। मैं आपको देख लूंगा। तभी आरुषि के हाथ में रखा एक दूसरा फोन बज उठा। आरुषि ने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से भारी गुस्से वाली आवाज आई। गंगाराम, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरे नाम पर अवैध वसूली करता है। तेरी वजह से आज मीडिया में मेरी इज्जत जा रही है। आज के बाद तू मेरा आदमी नहीं। जो डीएम कह रही हैं वही कर। तेरी सारी इलीगल साइट्स आज ही सील होंगी। ये कोई और नहीं बल्कि विधायक शिवपाल सिंह खुद थे, जिन्हें आरुषि ने एक सटीक सबूत भेजकर फंसा दिया था कि गंगाराम अवैध निर्माण में उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था, जिससे विधायक की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। गंगाराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसका आखिरी सहारा टूट चुका था। अगले ही पल एएसआई प्रकाश मीणा और उनकी टीम ने गंगाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरुषि ने गंगाराम से वो 80,000 रुपए की पोटली निकलवाई जो उसने सूरज से छीनी थी। बाजार में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। अगले दिन दिवाली से ठीक पहले की शाम थी। डीएम आरुषि वर्मा उसी बस्ती में वापस आईं। इस बार वो अकेली नहीं थीं, उनके साथ एएसआई प्रकाश मीणा भी थे। उन्होंने सूरज और रीना को बुलाया। आरुषि ने मुस्कुराते हुए वो पोटली सूरज के हाथ में रख दी। सूरज जी, ये रहे आपके 80,000 रुपए। और ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये आपकी मेहनत का सम्मान है। गंगाराम जेल में है और उस पर उचित कानूनी कार्यवाही होगी। सूरज और रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। सूरज ने झुककर आरुषि के पैर छूने की कोशिश की, पर आरुषि ने उसे रोक लिया। नहीं सूरज जी, इसके लिए धन्यवाद मत कहिए, ये मेरा कर्तव्य था। तभी एएसआई प्रकाश ने सूरज के हाथ में एक नया बड़ा सा रंगों का डिब्बा और एक छोटी कुदाल थमा दी। सूरज जी, गुड़िया के लिए रंगोली बनाइएगा और ये कुदाल, ये आपके गांव में पहली ईंट रखने के काम आएगी। अपना सपना पूरा कीजिए। सूरज ने पोटली को अपने सीने से लगा लिया। रीना ने गुड़िया को गोद में उठाया। मैडम, आपने सिर्फ मेरे पैसे वापस नहीं दिलाए, सूरज ने भर्राई आवाज में कहा। आपने मेरी उम्मीद की नींव दोबारा रखी है। इस दिवाली हमारे घर में सही मायने में रोशनी होगी। आरुषि और प्रकाश ने उस छोटी सी झोंपड़ी के आंगन में एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में सूरज, रीना और गुड़िया के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी धन या वैभव से ज्यादा कीमती थी। वो न्याय और आत्मविश्वास की चमक थी। आरुषि और प्रकाश ने उन्हें गले लगाया और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। वे जानती थीं कि ये दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक बेबस मजदूर के टूटे हुए सपने का पुनर्जन्म का प्रतीक था। वे दोनों संतुष्टि और खुशी के साथ अपने घरों की ओर चल दिए, जानते हुए कि इस दिवाली उन्होंने एक ईमानदार और न्यायपूर्ण भारत की नींव में एक और ईंट जोड़ी है। ये कहानी मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं,